अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। The Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल हैं, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा। नया हिंदुस्तान 21वीं सदी के मंच पर दुनिया के लिए नई उम्मीदों का हिंदुस्तान है। शिथिलताओं की सारी उपमाएं व्यंजनाएं तोड़कर, सुपर पावर्स और पश्चिम की अदृश्य वर्जनाएं तोड़कर 21वीं सदी पर अपनी मुहर लगाने को बेताब है नया भारत। 2014 के बाद का भारत वो भारत है जो तेज है, सटीक लक्ष्य के साथ है और जिसकी तरफ दुनिया मुड़ रही है, जिससे शक्तियां जुड़ रही हैं और दुनिया में शांति और समन्वय के रास्ते खोज रही हैं। The most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader and जिसे मोदी विरोधी मैनेजमेंट कहते हैं, उसे दुनिया मोदी मैजिक कहती है। जिस बदले हिंदुस्तान को सत्ता के लिए हाफते दल खारिज करते हैं, उस बदले हिंदुस्तान की गवाहियां दुनिया के मंच पर ईमानदारी से काम करने वाले लोग देते हैं। और इस बार न्यू इंडिया यानी बदले हुए हिंदुस्तान की गवाही दी है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने। बिल गेट्स मोदी काल में हिंदुस्तान की बदली तस्वीर को देखकर अवाक रह गए। उन्होंने बाकायदा हर सेक्टर में भारत की शानदार उड़ान का अपने ब्लॉग में जिक्र किया। बिल गेट्स ने लिखा कि मोदी के हिंदुस्तान में स्वास्थ्य, संरचना विकास, डिजिटल इकोनॉमी के साथ ही जलवायु परिवर्तन की दिशा में गंभीर, संवेदनशील और विलक्षण काम हुए हैं। राजनीति पूर्वाग्रहों को बटोर कर चलती है, जबकि प्रोफेशनल व्यक्ति तर्क को लेकर, कल और आज के फर्क को लेकर चलता है। और 2014 के पहले और बाद का फर्क बिल गेट्स को हिंदुस्तान की बदली हुई तस्वीर में दिखता है। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि जब दुनिया महामारी की चुनौतियों से जूझ रही थी, तब भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी और मैं संपर्क में रहे हैं, विशेष रूप से कोविड-19 टीके को विकसित करने और भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करने के बारे में। भारत के पास बहुत सारे सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते टीकों के निर्माण की अद्भुत क्षमता है, जिनमें से कुछ गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। भारत में उत्पादित टीकों ने महामारी के दौरान लाखों लोगों की जान बचाई है और दुनिया भर में अन्य बीमारियों को रोका है। साथियों, जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है, तो आप उसे सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं। लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है, तो वो सेल्फलेस होता है। ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ सेल्फलेसनेस की पहचान को भी सशक्त किया है। लेकिन सत्ता के लिए बेचैन नजरों को बदलाव की ऐसी तस्वीरें कभी नहीं दिखती, कभी नहीं सुहाती और देश से बाहर विदेशी धरती पर ये उलट ढिंढोरा पीटते हैं। झूठ और सच का अंतर ईमानदार नियत से होता है, पूर्वाग्रहों की गठरी सिर पर रखकर नहीं। और यहाँ तो पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि येन केन प्रकारेण सत्ता का आग्रह है। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए,
हम हैं सत्याग्राही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। लेकिन बीते 9 सालों से हाफ कौन रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान बीते 9 वर्षों में दुनिया की जमीन पर अपनी पहचान के साथ खड़ा होता है। तो इसकी वजह है एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो राष्ट्रवाद की ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है, जिसमें हर सेक्टर पर फोकस्ड विकास है, करप्शन पर नकेल है, नीति और नियत की स्पष्टता है और राष्ट्र की सामूहिक चेतना पंचभूत मंत्र जिसका है। और यही सूत्र कल और आज के हिंदुस्तान की बदली तस्वीर की हकीकत बताते हैं। जो पैराडाइम शिफ्ट की बात है वो 2014 के बाद शुरू हुआ। आप 2014 का भारत आंख मूंद कर रिवर्स फिल्म चलाकर देखोगे तो ही मोदी जी ने क्या किया है 2023 तक वो आपको समझ में आएगा। काम क्या हुआ? पॉलिसी तो बन गई, आपका काम क्या हुआ? डिजिटल इंडिया की पॉलिसी बनी। आज दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल लेन देन करने वाला कोई देश है तो भारत है, ये हमें समझ लेना चाहिए। आप सभी लोग इस कमरे में सोचिए ना भाई, 2014 के पहले आप कितना डिजिटल लेन देन करते थे और आज। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में न्यू इंडिया के डिजिटल लेन देन का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि भारत में कोरोना महामारी के दौरान 30 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ा गया है। इनमें से 20 करोड़ महिलाएं हैं। भारत ने आर्थिक समावेश को अपनी प्राथमिकता बनाया है। डिजिटल आईडी आधार की मदद से डिजिटल बैंकिंग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। इससे पता चलता है कि आर्थिक समावेश में निवेश काफी अच्छा है। लेकिन विपक्ष का सारा निवेश भेद वाली राजनीति में दिखता है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी की खींची विकास की लकीर और लीडरशिप को काउंटर करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम करना होगा, और अगर वो हो भी गया तो विजन कहां से आएगा? तो क्या इसलिए 24 में मोदी को चित्त करने को बेकरार विपक्षी कुनबा? हिंदू मुसलमान, मोहब्बत की दुकान, नफरत वाला जुमला, संविधान खतरे में, लोकतंत्र बंधक के रटे रटाए चलताऊ शिगुफे छोड़ता है। उससे भी बात नहीं बनती तो कोई मर्जा के नारे लगाता है तो कोई कब्र खोदता है। लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोदने में बिजी हो गए हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके लिए मुद्दा मोदी है, जबकि मोदी के लिए मुद्दा राष्ट्र है। यही अंतर पिछले कई चुनाव में विपक्ष को पटखनी देता रहा है। मोदी को मात देने के चक्कर में हाफते विपक्ष का हाल ऐसा है कि 2017 में यूपी चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है, नतीजा फेल। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन होता है, नतीजा फेल। 2018 में कर्नाटक चुनाव के बाद जेडीएस कांग्रेस का सत्ता के लिए गठबंधन होता है, नतीजा फेल। 2019 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी का गठजोड़ होता है, नतीजा फेल। और 2023 में त्रिपुरा चुनाव के दौरान कांग्रेस और लेफ्ट आपस में हाथ मिलाते हैं मोदी को हराने के लिए, लेकिन नतीजा होता है फेल। मतलब ये कि विपक्ष की कोशिश बस एक थी, जितने दिन भी हो सके सत्ता में रहें और देश और प्रदेश अनिश्चितता में जाए तो जाए। लेकिन ये भी सच है कि देश ने 2014 में जो मैंडेट मोदी को दिया, 2019 में उससे भी ज्यादा मिला। जाहिर है बात उस भरोसे पर खरे उतरने की तो होगी जो देश में 2014 के बाद मोदी पर बना।
परंतु उस वक्त का कालखंड याद करिए, 2004 से 2014, ये 10 साल के अंदर यूपीए सरकार ने इस देश के अंदर शासन किया। यूपीए सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए घुसकर, आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पैरों से इनके सर को अपमानित करते थे और दिल्ली के दरबार में चुप्पी छाई रहती थी। 2014 के बाद से अगर हिंदुस्तान को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है तो इसकी बड़ी वजह मोदी की लीडरशिप है। 2014 के बाद नए भारत के एक ऐसे नेता की तस्वीर दुनिया ने देखी है जिसकी दोस्ती हर कोई चाहता है। हर राष्ट्राध्यक्ष कहता है मोदी माय फ्रेंड। एक सच्चे दोस्त के तौर पर मोदी कहते हैं दोस्त सुनते हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। ग्लोबल लीडर की भीड़ में अगर मोदी ने अपनी अलग पहचान बनाई है तो हिंदुस्तान को लाचार दिखाकर नहीं, बल्कि नए हिंदुस्तान में संभावनाओं की कतार लगाकर। फिर चाहे वो निवेश का मसला हो या डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के दमदार विजन और शानदार प्रोडक्शन का, मोदी ने जो साधा उसे सिद्ध किया। 21वीं सदी अगर भारत की सदी है तो 21वीं सदी राजनीतिक नजरिए से दक्षिणपंथी धारा के लिए एक बेहतर अवसर भी है, और मोदी इस धारा के एक असरदार नेता के तौर पर उभरे हैं। सुपर पावर अमेरिका और यूरोप के कई लीडर्स को पीछे छोड़ते हुए मोदी ग्लोबल रेटिंग में लगातार कई वर्षों से टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं। 78% की रेटिंग के साथ मोदी पहले स्थान पर हैं, जबकि दक्षिणपंथी धारा की इटली की पीएम मेलोनी चौथे स्थान पर, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर हैं। जर्मनी के चांसलर 32% रेटिंग के साथ 9वें, ऋषि सुनक 10वें और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 11वें स्थान पर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ नेताओं की है। यह बात दुनिया के नेता स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नक्शे पर भारत की आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने में लगा है, और प्रधानमंत्री मोदी को बखूबी पता है कि उन पर जितने व्यक्तिगत हमले होंगे उतनी ज्यादा उनकी राजनीतिक तौर पर ताकत बढ़ेगी, क्योंकि जब जब इतिहास ये बताता है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक हमले होते हैं, इसका उन्हें चुनावों में फायदा मिलता है। और इसीलिए हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी किसी कार्यक्रम में गए, जिस तरीके से जो नारे उनके नाम को लेकर गए, उन नारों का उन्होंने बाकायदा उन चुनावी कार्यक्रमों में जिक्र भी किया।